Hello students, a very warm welcome to Roots of Economics. This video is part 5 of Agriculture topic. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें हमने बात करी थी लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है, उसकी क्या ज़रूरत है और लैंड रिफॉर्म्स हमारे फेल क्यों हो जाते हैं। वहाँ पे हमारा एक टॉपिक रह गया था, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। इस टॉपिक को हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ऑल्सो नोन एज मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स जब बने तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट को नीड लगती है इंटरवीन करने की। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। Now under this, first of all let us understand what kind of questions can be asked। आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है बीए प्रोग्राम बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए जिनका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। अगर ये आपका टॉपिक है आपके कोर्स का, दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। क्या क्वेश्चन बनता है? फर्स्ट, discuss how the government has intervened to the institutional constraint in agriculture। जहां पर भी आपको वर्ड दिख जाए institutional constraint, समझ जाना कि क्वेश्चन किसका है, लैंड रिफॉर्म्स का। तो किस तरीके से गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा है और एग्रीकल्चर की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन देना होगा, ये आएगा इलेबोरेट स्टेट इंटरवेंशन। स्टेट इंटरवेंशन मीन्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन। स्टेट वर्ड हम यूज करते हैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्टेट इंटरवेंशन इन लैंड रिफॉर्म्स फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। हम जानते हैं इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सी प्रॉब्लम है, तो लैंड रिफॉर्म्स को ठीक करने के लिए या लैंड में रिफॉर्म्स लाने के लिए स्टेट ने किस तरीके से इंटरवीन करा है, क्या क्या सोल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं। तो ये आपका बन गया थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें कहीं पर भी लैंड रिफॉर्म्स मेंशन नहीं करेंगे, वो आपको सिर्फ गेस करना है बाय गेसिंग फ्रॉम द वर्ड इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। टॉपिक आपका है कंपोनेंट्स या इसको मेजर्स भी कहते हैं। 4 कंपोनेंट्स हमारे, टेनेंसी रिफॉर्म, सीलिंग ऑन होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कुछ बुक्स में आपको ये 2 पॉइंट का 1 पॉइंट मिलेगा, बट नॉट एन इशू, आप इसको इसी तरीके से 4 पॉइंट्स ही बना कर आना। लेट्स स्टार्ट। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पेशेंस के साथ देखेंगे, बट आपका पूरा का पूरा एक आंसर तैयार हो जाएगा। फर्स्ट आपका पॉइंट क्या था? टेनेंसी रिफॉर्म्स। यही अभी हमने पढ़ा था, फर्स्ट कंपोनेंट। टेनेंसी रिफॉर्म को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। टेन्योरियल सिस्टम वॉज प्रिविलेंट एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस 1947। उससे पहले हमें कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारा टेनेंसी या कह सकते हैं टेन्योरियल सिस्टम कैसा था? इस तरीके का था। 3 टाइप्स ऑफ टेन्योरियल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश regime। क्या होता है टेन्योरियल सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेन्योरियल सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम अंडर विच लैंड इज कल्टिवेटेड। आपके पास लैंड है, आपको उस पर कल्टिवेशन करनी है, उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होंगे, उसके लिए कोई सिस्टम होंगे। तो ये 3 सिस्टम चलते थे कब? ब्रिटिश regime में। इन सिस्टम को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, बट हमें आंसर में नहीं लिखना। आंसर में आपको सिर्फ इतना लिखना है, जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। तीनों से ही प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हमारे इंटरमीडियरीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते चले जा रहे थे। इसको हमने सही करना चाहा और हमारी स्टेट इंटरवेंशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। किस तरीके से गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा? तो ये हमारा सोल्यूशन बन गया टेनेंसी रिफॉर्म्स का, स्टेट इंटरवेंशन एंड टेन्योरियल रिफॉर्म्स। तो हर कंपोनेंट को थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर किस तरीके से स्टेट इंटरवेंशन करके उस चीज़ को सॉल्व करा गया उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इंटरमीडियरीज को ही अबॉलिश कर देंगे। सो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। लेजिस्लेशन वॉज अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद अब हमारे पास कंट्रोल आ गया था, तो गवर्नमेंट ने बोला हम एक ऐसा लेजिस्लेशन अडॉप्ट करेंगे जिसमें हम इंटरमीडियरीज को ही अबॉलिश कर देंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए जो वो इंटरमीडियरीज हैं उनको हटाना था। उनको कैसे हटाएंगे? तो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा अबॉलिश्ड ओनरशिप राइट्स ऑफ जमींदार्स। जमींदार्स मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, दे आर नथिंग बट इंटरमीडियरीज। तो जो ऑलरेडी जमींदार्स हैं, जो ऑलरेडी इंटरमीडियरीज हैं, जिन्होंने ओनरशिप ले ली है उस लैंड की, उनको आप क्या करो? उनका पैसा दे दो, उनको कॉम्पनसेशन दे दो, जो कि सेकेंड पॉइंट में लिखा है। जमींदारी अबॉलिशन फंड बनाया हमारी गवर्नमेंट ने। आउट ऑफ दैट फंड जमींदार्स वर पेड कॉम्पनसेशन। ऐसे तो जमींदार जो हैं वो लैंड को छोड़ेंगे नहीं, तो हमने कहा
इसको परमानेंट ख़त्म करने के लिए ज़मींदार आप एक काम करो, जितनी आपकी ओनरशिप है उतना गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन देने के लिए तैयार है, लेकिन वो लैंड आपको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हमें इंटरमीडियरी के कल्चर को ख़त्म करना है। ये ब्रिटिश राज में चलता था, अब हम नहीं चाहते हैं। डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट रूल्स बनाए अपने कॉम्पनसेशन के। क्यों एक रूल क्यों नहीं बन सकता मैम? हर स्टेट की लैंड की क्वालिटी डिफरेंट है, क्लियर। वहाँ पे कितनी ज़्यादा वो लैंड उपजाऊ है वो मैटर करता है कि कहाँ पे कौन सी स्टेट की हम बात कर रहे हैं। सो हर अलग अलग स्टेट ने अलग अलग रूल बनाया कॉम्पनसेशन का। फार्मर्स केम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। जब ये इंटरमीडियरी हट गया, अब हमारे फार्मर और हमारी गवर्नमेंट के बीच में कोई और नहीं है, तो फार्मर का क्या हो गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने लग गया हमारी गवर्नमेंट के साथ। यही हम चाहते थे, तो ये हमारा बन गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। और क्या करा गवर्नमेंट ने? कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप राइट टू द टेनेंट्स। टेनेंट्स कौन होते हैं? जो एक्चुअली में सॉइल पे खेती करते हैं, काम करते हैं। इनको टिलर्स भी कहते हैं, TILLERS, टिलर्स। तो हमने बोला कि जो हमारे टेनेंट्स हैं, हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि उनको क्या मिल जाए, ओनरशिप राइट्स मिल जाए। लैंड टू द टिलर्स ऑफ द सॉइल वॉज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो हमारी स्टेट ने ये डिसाइड करा, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि अगर हम टेनेंट्स को ही ओनरशिप राइट दिला देंगे तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस के पॉइंट्स थे। और क्या करा? सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट्स। सबसे मेन चीज़ क्या होती है? जैसे जॉब में भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को सिक्योरिटी चाहिए, ऐसे ही जो टेनेंट्स है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको भी सिक्योरिटी चाहिए। सो इसके लिए अगेन चलेंगे हम कहाँ पे? पुराने टाइम में ब्रिटिश रिजीम में। ब्रिटिश रिजीम में 3 तरीके के टेनेंट्स होते थे। ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स का मतलब क्या है? उनके पास उनके पूरे परमानेंट राइट्स होते थे। फिर होता था सब टेनेंट्स। सब टेनेंट्स का मतलब है किसी लैंडलॉर्ड ने अपनी लैंड को लीज पे दे दिया है आगे किसी और पर्सन को। आगे किसी पर्सन को लीज पे देने का मतलब क्या है? बीच में हम इंटरमीडियरी को लेकर आ रहे हैं, और लीज पे देने के बाद कहते हैं हम कभी भी आपको टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट एनी नोटिस। तीसरा, टेनेंट एट विल। टेनेंट एट विल का मतलब है जमींदार की मर्जी से आप टेनेंट हो, जमींदार ने चाहा नहीं तो वो आपको नौकरी से निकाल देगा। तो इन तीनों पॉइंट में ही हमें दिख रहा है कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के रादर सेकेंड और थर्ड पॉइंट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी इशू को एड्रेस करना था। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या करा? हमने लॉज इनैक्ट करे। लॉज वर इनैक्टेड टू ग्रांट परमानेंट ऑक्यूपेंसी स्टेटस। हमने कहा ये फर्स्ट वाला पॉइंट ही आपका सिर्फ सही था, बाकी जो दोनों पॉइंट है उससे हमारा टेनेंट सिक्योर कभी फील नहीं करेगा। सो हम ऐसे लॉ बनाना चाहते हैं विच विल ग्रांट परमानेंट ऑक्यूपेंसी स्टेटस टू सब टेनेंट्स एंड टेनेंट्स एट विल। जो आपका बी और सी पॉइंट में फ्लॉ है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि इनको भी परमानेंट ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल जाए और इनको भी परमानेंट ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल जाए, कोई भी इनको अपनी मर्जी से ना निकाल पाए। टेनेंट्स कल्टिवेटर्स कुड नॉट बी इजेक्टेड इफ दे आर पेइंग स्टिपुलेटेड रेंट। यहाँ पे क्या होता था? कोई रूल नहीं था, जब मन चाहा निकाल दिया। हमने रूल बनाया कि अगर वो जो हमने रेंट डिसाइड करा है वो रेंट दे रहे हैं तो नहीं, आप उनको नहीं निकाल सकते। नॉट टू बी इजेक्टेड मीन्स व्हाट? आप उनको नहीं निकाल सकते अगर वो स्टिपुलेटेड रेंट पे कर रहे हैं। थर्ड, सब लेटिंग वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। सब लेटिंग का मतलब होता है ए ने बी को लैंड दी, बी ने सी को दी, सी ने डी को दी, तो ऐसे इसके चलते हमारा इंटरमीडियरीज दोबारा अराइज होने के चांसेस थे। तो हमने कहा इसको तो हमने इलीगली डिक्लेयर कर दिया है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट्स। बड़ा पॉइंट है ये, पूरा टेनोरियल रिफॉर्म्स का थकना नहीं है क्योंकि ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। लास्ट वन क्या था? रेगुलेशन ऑफ रेंट। अब कहते हैं रेंट कितना रखोगे वो भी बता दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने रेंट इतना ज़्यादा रख दिया है कि फिर हमें एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ेगी। तो ब्रिटिश रिजीम में क्या था? रेंट्स वर वेरी हाई, they were fixed without any base and were frequently enhanced to exploit tenants। हम तो टेनेंट्स को कुछ समझते ही नहीं थे ब्रिटिश रजीम में। जब मन चाहा हमने रेंट को रिवाइज कर दिया। एक तो रेंट वैसे ही बहुत हाई था, उसका क्या बेस था, किस बेसिस पे हमने उसको फिक्स किया था वो भी कुछ डिसाइडेड नहीं था, और जब मन चाहे हम उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज कर देते थे, तो हमारे टेनेंट्स को हम एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी स्टेट ने इंटरवीन करा, गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा एंड क्या अडॉप्ट करा, पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव मेजर्स टेकन टू रिस्ट्रिक्ट रेंट्स टू द रीजनेबल लिमिट। हमारे गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम कुछ ऐसे मेजर्स लेंगे जिसमें रेंट को हम फिक्स कर देंगे विद इन सम रीजनेबल लिमिट।
डिफरेंट रेंट रेट्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। अगेन ऑब्वियस सी बात है, लैंड की क्वालिटी डिफरेंट होती है हर स्टेट की, तो अलग अलग रेट जो हम डिसाइड कर लेंगे। फिर भी एग्जांपल के तौर पे कितना रेंट हमने डिसाइड करा, तो कुछ स्टेट्स ने डिसाइड करा कि रेंट वाज 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना आपने कमाया उसका 1/3 आप रेंट दे दोगे। कुछ स्टेट्स ने कहा 1/4, किसी ने कहा 1/5। तो ये बहुत ज़्यादा कम रेंट है एज़ कम्पेयर टू जितना हमारे ब्रिटिशर्स चार्ज करते थे। तो यहाँ पे हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखी है, क्यों? क्योंकि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये आ गया कि स्टेट इंटरवेंशन बताओ किस में, टेनेंसी रिफॉर्म्स में, तो आपको आंसर इस तरीके से लिखना है कि इंट्रोडक्शन भी बने और कंक्लूजन भी आ जाए। अगर पूरा एक ही क्वेश्चन आता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स का, तो बेशक आप इसको स्किप कर सकते हो। क्लियर? कंक्लूजन फाइनली हमने क्या क्या पढ़ा, उसी को एक छोटे से 2 लाइन में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टेनेंसी रिफॉर्म्स एम्ड टू अबॉलिश इंटरमीडियरीज, confer right to ownership to the actual tillers of the soil, to offer security to the tenants and also to restrict rents to the reasonable limits। तो बेसिकली जो 4 चीज़ें हमने सही करी हैं उन्हीं को हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिख दिया है। ये कंक्लूजन कब लिखनी है? जब सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा, टेनेंसी फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सीलिंग ऑन होल्डिंग। सीलिंग ऑन होल्डिंग बहुत डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ पे इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। स्टिल एक लाइन में पढ़ लेते हैं। सीलिंग ऑन होल्डिंग मीन्स फिक्सेशन ऑफ एन अपर लिमिट ऑन होल्डिंग साइज। आप कितनी लैंड अपने पास रख सकते हो, उसकी हमने एक अपर लिमिट लगा दी है। The surplus land over and above the stipulated time is taken by the government for which government pays the compensation। अब कोई अमीर इंसान है जिसके पास बहुत बड़ी लैंड है, वो कहेगा कि आपने तो इतनी लिमिट लगा दी है, मेरे पास तो ज़्यादा एकड़ की लैंड है। तो गवर्नमेंट कहती है जितनी लिमिट लगाई है आप उतनी रखो, बाकी लैंड हम क्या कर लेंगे, हम आपसे खरीदेंगे और आपको क्या दे देंगे, कॉम्पनसेशन दे देंगे। द सरप्लस लैंड एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो एक्स्ट्रा लैंड है जिसको हम सरप्लस लैंड बोलते हैं। सरप्लस लैंड मतलब ओवर एंड अबव द स्टिपुलेटेड लिमिट, लिमिट के ऊपर जितनी एक्स्ट्रा आपके पास थी वो हमारी गवर्नमेंट ने ले ली, और उसका गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस में, स्मॉल मार्जिनल होल्डर्स और ऐसे लोगों के बीच में जिनके पास लैंड थी ही नहीं। ये सब करने का मोटिव क्या था, हम अपनी इकोनॉमी में इक्वालिटी लाना चाहते थे। नेक्स्ट मोटिव वॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो पूरे पॉइंट का मेन मोटिव ही क्या था कि हमें लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि इनइक्वालिटी कम हो सके विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप ऑफ लैंड, ताकि ऐसा एक पॉइंट आ जाए कि हर इंसान के पास सेम अमाउंट ऑफ लैंड है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कब इनिशिएटिव लिया, 1972, ईयर याद रखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट मेड सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव न्यू गाइडलाइंस टू द स्टेट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। ये पॉलिसी तो बन गई थी, लेकिन इसके ऊपर डिटेल में गाइडलाइंस कब आई थी, जो कि हमने बोला था कि फॉलो करनी पड़ेंगी 1972 में। So this was ceiling on holding. Next is the third component which is consolidation of holdings। पता भी नहीं चल रहा होगा ना टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि पूरा आंसर प्रिपेयर हो जाए। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग मीन्स व्हाट, जैसे कि हर इंसान के पास छोटी छोटी लैंड है, ठीक है, छोटी छोटी लैंड है, तो छोटी लैंड पे तो ज़्यादा हम ट्रैक्टर्स को रन नहीं कर सकते, तो हम चाहते हैं कि वो सारी लैंड को हम कंबाइन कर दें, उसको बोलते हैं कंसोलिडेट करना। Converting many small and fragmented holdings into one big farm। जो बटी हुई हमारी लैंड है छोटी छोटी सबके पास, उसको हम कंबाइन करके बनाना चाहते हैं एक बड़ा फार्म। क्यों, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, देख लो। टू मेक फार्म साइज बिग इनफ सो दैट ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड ऑन इट। जब तक हमारे पास बड़ा लैंड साइज नहीं होगा, ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सेकेंड वन, टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ लैंड। जब लैंड बड़ी होती है तो वहाँ पे डिफरेंट तरीके की आप कल्टीवेशन कर सकते हो, लैंड की वेस्टेज कम होती है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेड एंड स्मॉल साइज होल्डिंग। जितनी भी दिक्कत आपको फ्रेगमेंटेड लैंड से आती है, स्मॉल साइज होल्डिंग से आती है, वो ख़त्म हो जाएगी अगर आपने अपनी होल्डिंग्स को क्या कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया। ठीक है, अब इंडिया में अगर हम बात करें तो होल्डिंग्स आर क्लासिफाइड एज दिस। बहुत सिंपल सा है, जब आपकी लैंड सिर्फ 1 एकड़ की है या उससे कम है तो आप कहलाओगे कि आपके पास कैसी लैंड है, मार्जिनल होल्डिंग। 1 से 2 हेक्टेयर्स के बीच में है, आई गेस मैंने यहाँ पे एकड़ बोल दिया था, इट्स हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर। देन सेकेंड इज 1 to 2 हेक्टेयर के बीच में अगर आपकी लैंड है, सो स्मॉल होल्डिंग्स। 2 to 4 हेक्टेयर्स के बीच में लैंड है, सेमी मीडियम होल्डिंग। 4 to 10
मीडियम साइज होल्डिंग, और 10 हेक्टेयर्स और उससे ऊपर की लैंड है तो लार्ज साइज होल्डिंग। 2 या 3 बारी पढ़ोगे बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। हेक्टेयर है, नॉट एकर्स। सो ये हमारा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का बेस बना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे थी और हमने क्या क्या पॉलिसी हम लेकर आए। सो प्रॉब्लम्स क्या थी? बल्क ऑफ होल्डिंग्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल। हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो लैंड लोगों के पास होती है बहुत छोटी है, मार्जिनल है, विच आर ऑपरेशनली नॉन वायबल। तो आप वहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर पाते हो, छोटी लैंड होने का आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं हो पाता है। Farmers thus do not have enterprising spirit and takes it as merely an occupation of subsistence। उनको दिख रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा खेती तो हो भी नहीं पा रही है, तो वो उसको कभी भी ना प्रॉफिट मोटिव से सोचते ही नहीं है। एंटरप्राइजिंग स्पिरिट का मतलब उनको नहीं लगता कि यहाँ पे कमर्शियल बिजनेस हो सकता है, हम कमा सकते हैं, हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नो, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, ऑक्यूपेशन ऑफ सब्सिस्टेंस, दैट्स इट। अपनी घर पे अपनी जितना भी आपने ग्रो करा है उसको ले जाने के लिए, नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर, वेस्टेज ऑफ लैंड, वेरी हाई कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। सो जितनी भी आपको दिमाग में प्रॉब्लम याद आए एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी डाल देना, वो फिट हो जाएंगी अगर आपकी लैंड कैसी है? फ्रेगमेंटेड है, टुकड़ों में बटी हुई है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाए? कंसोलिडेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया हैज़ 2 डायमेंशंस। गवर्नमेंट ने बोला एक तो लीगल है, दूसरा वॉलेंटरी है। एक हम बताएंगे कौन कौन सी लैंड को कंबाइन होना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद मिलकर क्या करते हो, लैंड्स को कंसोलिडेट करते हो, वेरी गुड, आप ऐसे इनिशिएटिव ले सकते हो। फिर आपका वो पॉइंट कौन सा बन जाएगा? वॉलेंटरी, अपनी मर्जी से। सो ये था आपका कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। लास्ट कंपोनेंट पर हम आ गए हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग। पूरा ये देख कर जाना है ताकि आपका आंसर जो है वो प्रिपेयर हो जाए। कोऑपरेटिव फार्मिंग, नाम से पता चल रहा है ना, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन समझते होगे। सो कोऑपरेटिव फार्मिंग इज वेयर ownership of land with individual cultivator but cultivation operation is performed jointly। यहाँ पे कहते हैं आपकी लैंड है, अपने पास रखो, ए पर्सन आप अपने पास रखो, बी पर्सन आप अपने पास रखो। हम आपसे आपकी ओनरशिप नहीं खरीद रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एकजुट हो जाओ, साथ में मिलकर क्या करो, वहाँ पे फार्मिंग करो। इसको हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग is better solution to the problem of subdivision, fragmentation of land rather than land sealing and redistribution of land। सारे कंपोनेंट का मेन मोटिव क्या है? लैंड रिफॉर्म्स का मेन मोटिव क्या था? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। तो कह रहे हैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसी पॉइंट से। बाकी सारे पॉइंट्स को अगर आप इग्नोर भी कर दोगे ना तो भी काम चल जाएगा। होता क्या है स्टूडेंट्स, ये बड़ी सी लैंड है, ठीक है, इसमें ये वाला पोर्शन ए का है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है और बाकी पोर्शन ई का है। तो हम कहते हैं कि एक काम करो, आप अपनी अपनी लैंड जैसे है, ये आपकी ओनरशिप को हम नहीं खरीद रहे, ए बी सी डी ई, ठीक है, लेकिन इसको एक बड़ा फार्म साइज ट्रीट करो और सब यहाँ पर क्या करो, मिल के खेती करो। तो जो आपका कल्टीवेशन ऑपरेशन है वो जॉइंटली परफॉर्म होना चाहिए, लैंड हम आपसे नहीं छीन रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पर भी बहुत बहुत अलग अलग टाइप्स की कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी है कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, इसको आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हो। मैंने सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट में 2-2 3-3 वर्ड्स लिखे हैं, बट मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। फर्स्ट वन इज कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारे होल्डर्स अपनी लैंड को सरेंडर कर देते हैं। जितने उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को जाकर सब कुछ सौंप दिया। क्लियर? अब किसी के पास कुछ नहीं है इन अवे। अब यहाँ पे जो कल्टीवेशन होगी उसमें डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा? एक हम काउंसिल बनाएंगे जो उस चीज़ को रेगुलेट करेगी, ठीक है। तो सबने अपनी लैंड को सरेंडर कर दिया, ऑल लैंड सरेंडर्ड, और हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी। वहाँ पर जाकर बोला कि एक काउंसिल को इलेक्ट करो और प्लीज़ आप रेगुलेट कर लो कि हम सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और जो भी लोग वहाँ पे काम करेंगे उनको वेजेस मिलेगी और सैलरी मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पे हमने लैंड का ओनरशिप की प्रॉब्लम को ही ख़त्म कर दिया। सेकंड क्या है? कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग। टेनेंट फार्मिंग में क्या होता है, जितने भी हमारे बिग होल्डर्स हैं जिनके पास बड़ी बड़ी लैंड है, ठीक है, वो अपनी लैंड को एक साथ इकट्ठा करते हैं। बिग होल्डर्स पूल देयर लैंड एंड देन लीज आउट टू द कल्टिवेटर्स हु पे देम द स्टिपुलेटेड रेंट। जो हमारे
ऐसे होल्डर्स हैं, ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास बड़ी लैंड है, वो कहते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास लैंड नहीं है उनको हम एक सॉर्ट ऑफ किराए पे रख लेते हैं, उनको हम क्या करेंगे आगे अपने लैंड को लीज आउट कर देंगे और उन लोगों को हमें क्या देना होगा, एक स्टिपुलेटेड रेंट देना होगा। क्लियर? लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या अराइज हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम ऑफ इंटरमीडियरी। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट 100% फुल प्रूफ नहीं है, कौन सा होगा वो भी मैं एंड में बताऊंगी। थर्ड आपका है कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। तो यहाँ पे कहते हैं कम टुगेदर जस्ट फॉर द बेटर फार्मिंग मेथड्स। यहाँ पे हम कह रहे हैं आप साथ में जुड़ो ताकि आपकी इनोवेशन हम तक पहुंचे, हमारी इनोवेशन आप तक पहुंचे। ईच ओनर रिटेन्स लिटल ईच ओनर रिटेन्स द टाइटल ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पे भी कुछ सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पॉइंट 1 में करा, आपकी ओनरशिप आप ही की रहेगी, हम सिर्फ एकजुट होकर काम कर रहे हैं ताकि बेटर फार्मिंग हम कर सकें। लास्ट वन इज कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। क्लियर? इसमें हम क्या करते हैं, फाइंडिंग देयर इंडिविजुअल होल्डिंग एज ऑपरेशनली नॉन वायबल। ऐसे लोग जिनको लग रहा है कि हमारी लैंड में तो कुछ भी कर लो, कुछ ज़्यादा हम ग्रो कर नहीं पा रहे हैं, ये ऐसे कौन से लोग होंगे, हु आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो आप लोग क्या करो, एक कॉम्पैक्ट यूनिट बनाओ, अपनी लैंड को पूल करो, एक साथ लैंड को ट्रीट करो, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वॉलेंटरी कोऑपरेटिव फार्मिंग अडॉप्ट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की वेट नहीं करनी कि गवर्नमेंट कहेगा कि आप जो है फार्म लैंड को इकट्ठा करो। नो, आप खुद से डिसीजन लो, क्योंकि वो आपके ही फेवर में होगा, क्योंकि आप स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हो, आप बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर पाओगे अगर आपकी लैंड छोटी छोटी है। तो आप सब एकजुट हो जाओ एंड देन यू कैन गो फॉर द कोऑपरेटिव फार्मिंग। आपका ओनरशिप भी आपकी रहेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट में हम क्विकली पढ़ लेते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग की क्या कंक्लूजन है और ये फेल क्यों हो गया है, उसकी क्या रीजंस हैं। सो कंक्लूजन में आप लिखोगे दैट इवन कोऑपरेटिव फार्मिंग इज नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल इन इंडिया येट। बहुत सी कमियां हैं अभी भी। सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड इन लैंड रिफॉर्म्स ओनली टू सम एक्सटेंट। कुछ लिमिट तक ही आप लैंड रिफॉर्म्स को सक्सेसफुल कह सकते हो, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स जिनको अभी भी सॉल्व करना बाकी है। हमारी कोऑपरेटिव फार्मिंग क्यों फेल हो गई है, क्या रीजंस हैं, क्यों लोग नहीं करना चाहते कोऑपरेटिव फार्मिंग। मिथ ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड। ए को लगता है ये मेरी लैंड है, बी को लगता है ये मेरी लैंड है, सी को लगता है मेरी लैंड है। ये तीन लोग आपस में अपनी लैंड को पूल ही नहीं करना चाहते। दे डज नॉट बिलीव इन पूलिंग ऑफ लैंड। ट्रस्ट इश्यूज हैं। ए को लगता है कि बी मेरी लैंड को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा, तो वो ट्रस्ट इश्यूज के चक्कर में उनको लगता है कि सबकी अपनी अपनी लैंड ही होनी चाहिए। सो दैट इज वाई मिथ ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड की वजह से कोऑपरेटिव फार्मिंग इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। लैक ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन फार्मिंग कोऑपरेटिव्स एंड नॉन फार्मिंग कोऑपरेटिव्स। जो हमारी फार्म को देख रहा है वो वाली एक एजेंसी कोऑपरेटिव, और जो हमारी नॉन फार्मिंग कोऑपरेटिव्स है, जैसे कि जो आपको क्रेडिट प्रोवाइड करती है, जो फार्मर्स की मार्केटिंग करती हैं, उनके बीच में कोई इंटीग्रेशन ही नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी कोऑपरेटिव फार्मिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन ड्यू टू कास्ट सिस्टम। आप कह रहे हो लैंड फ्रेगमेंटेड है, हमारा तो पूरा देश ही फ्रेगमेंटेड है बेस्ड अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि हम कास्ट सिस्टम के चलते बहुत सी चीज़ों में बटे हुए हैं, इसीलिए लोग इसी को बेस मान के अपनी लैंड को भी कंबाइन नहीं करना चाहते हैं। लास्ट वन, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजरियल एबिलिटीज़। हमारे फार्मर्स इतने ज़्यादा उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि कोऑपरेटिव फार्मिंग से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, इसीलिए वो उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे फिनिश हो गया है। आई होप आप अपना इससे एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर कर पाएंगे। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।